हेलो जी, हाय, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इम्परफेक्ट ब्लॉग। यार आज का जो एपिसोड है वो एक ब्लॉग नहीं, वो एक पॉडकास्ट की तरह है। आज के वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा मेरे एक फ्रेंड जिसका नाम अनुज है, और वो एज अ कैबिन क्रू 2 साल से एयर एशिया कंपनी में वर्क कर रहा है। और एक कैबिन क्रू का क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या सैलरी होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, और क्या आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, ये सारी बातें आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगी। मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, और मैंने ऐसा देखा है कि मेरी एज में जितने भी लड़के लड़कियां हैं, या जो मेरे से थोड़े से छोटे हैं, या जो भी मेरे से थोड़े से बड़े भी हैं ना, उन सब के मन में एक ना एक बार ये ख्याल ज़रूर आता है कि वो कैबिन क्रू के लिए ट्राई करें। तो ये वीडियो शायद उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें। और अब वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानने को मिलेंगी। तो गाइस, जिनसे मैं मिलवाने वाला था ये मेरे दोस्त है अनुज। अनुज एकदम से स्माइल करने लगा। तो और अनुज और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। एक्चुअली हमने सीए जब जब अनुज सीए कर रहा था और मैं सीएस कर रहे थे, हम दोनों तब मिले थे पहले लेवल पे सीए और सीएस के। फिर हम दोनों का एक एक बार में निकल गया, क्योंकि सीए और सीएस वाले काटते हैं पहला पहला लेवल निकाल के। और फिर अब हम किस में, अब हम अपने सेकंड लेवल में थे। फिर अनुज अपनी डिफरेंट कोचिंग में चला गया और मैं डिफरेंट कोचिंग में आ गया। तो अनुज, पहले तुम बता दो यार, अभी तुम क्या काम करते हो? तुम कंपनी का नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्या वर्क कर रहे हो और क्या हो एयर इंडस्ट्री में, प्लीज बताओ। अच्छा, okay. My name is Anuj Singh. I am from Lucknow. Currently, I am working in aviation as a cabin crew. After leaving my CA journey, past 2 years ago, with Rishabh. Rishabh ने भी शायद 1 या 2 साल बाद, after 1 year शायद इसने भी छोड़ा था मेरे बाद। हाँ, दो मतलब 1 साल फर्स्ट लेवल में, फिर अराउंड 2 साल सेकेंड लेवल में। हाँ, सेकंड लेवल तक मैंने, फिर उसके एक पेपर देने के बाद तूने भी छोड़ दिया था। हाँ, समथिंग ऐसा है ना? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ था। तो भूल गया। हाँ, तो पुरानी हाँ, यादें। हाँ। याद करना भी नहीं है। तो अनुज, एक बार बता दो कि मतलब कैसे तुमने फिर मतलब सीए में से सीए क्यों छोड़ा और एयरलाइन इंडस्ट्री में जाने की कैसे? ये बहुत रैंडम था, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था, ऐसा प्लान नहीं किया था कि सीए लीव करने के बाद मुझे एविएशन में ज्वाइन करना है। ये मैंने सीए लीव किया, फिर उसके बाद मैंने अपने ऑप्शंस देखे कि मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ। इन बिटवीन में अपने एक दोस्त से मिला, उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं कर सकता हूँ एविएशन में ट्राई। एट दैट टाइम मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मतलब कैसे करना है, कहाँ जाना है। उसने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया कि वॉकिंग इंटरव्यू दे सकता है, गाइडलाइंस चेक करने, क्या रिक्वायरमेंट है वो सब चेक करने, अगर तेरे को लगता है तो तू जाके देख ले। फिर मैंने ट्राई किया। उस टाइम मैंने जब देखा, मैं पढ़ रहा था इंस्टाग्राम के थ्रू या गूगल के थ्रू, तो मुझे पता लगा कि 1-2 इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं इन बिटवीन 15 एंड 30 डेज। तो मैंने इंटरव्यू दिया। लखनऊ में नहीं, एक इंटरव्यू था मेरा इंदौर में और एक इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा था। लखनऊ में उस समय इंटरव्यू हो नहीं रहे थे और मैं खाली बैठा था, तो मुझे लग रहा था मेरे पास टाइम है तो मैं जा सकता हूँ। तो फिर मैंने पहला इंटरव्यू अपना विस्तारा के लिए दिया था इंदौर में, जो कि उस समय जेट एयरवेज एकदम बंद हुई थी। दे आर मोर फोकसिंग टू हायरिंग एक्सपीरियंस पीपल रादर देन फ्रेशर। तो फिर आफ्टर 10 डेज एक इंटरव्यू और कंडक्ट हुआ दिल्ली में, जिसके लिए मैंने दिया अपना इंटरव्यू और होपफुली उसमें सेलेक्ट हो गया। कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, वो चेक करी मैंने, जो कि मीट हो रही थी मेरे से। तो मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसे मैं करके वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू मेरा एविएशन में था। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं एक बार ना इस इंटरव्यू सेशन पे पहले तो थोड़ा सा एकदम, तुम तो इस वक्त एयरलाइन इंडस्ट्री में हो प्रेजेंटली, तो इस वक्त करंट नीड क्या है, करंट रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन चेक करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन करंट रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो बंदा या बंदी रेडी हो और जा सके कैबिन क्रू इंडस्ट्री। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है उनकी, और ये डिफर भी करती है एयरलाइन टू एयरलाइन। बेसिक रिक्वायरमेंट इनकी कुछ क्राइटेरिया पे भी तुमको देखते हैं कि तुम्हारी हाइट, जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें मिनिमम लड़के की हाइट होनी चाहिए 173 सेंटीमीटर, और विस्तारा यही देखती है कि 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो डिफर करता है एयर टू एयरलाइन, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो तुम्हारी हाइट देखते हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रेजेंटेबल हो आप, और अगर एडिशनल लैंग्वेज है तो एडवांटेज होता है आपके लिए। कोई कोर्स किया है नहीं किया है प्रीवियस, ये मैटर नहीं करता उनके लिए। और थर्ड, वो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखते हैं। बस 3 चीज़ों में आपको चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस, एक एटीट्यूड और एक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स मेन। और फिर कुछ उसमें डीप भी जाना, मतलब डीप रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी बॉडी पे टैटूज नहीं होने चाहिए, विजिबल पार्ट ऑफ बॉडी, जब आप यूनिफॉर्म को वेयर करें। आपका हेयर
ग्रोथ इतना होना चाहिए, या आपकी स्किन एक्ने फ्री होनी चाहिए, स्ट्रेच मार्क नहीं होने चाहिए, कोई अच्छा कट मार्क नहीं होना चाहिए। हाँ, तुमने 3 पॉइंट जो बताए थे मेन, एक तो हाइट हो गया, एक कम्युनिकेशन स्किल हो गया और पर्सनालिटी। एक हाँ, एक आपका पर्सनालिटी पे आप हाइट ले लो, फिर आपका कॉन्फिडेंस, यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन। ऐसा नहीं कि कोई फेयर होगा या डार्क होगा नहीं चलेगा या कुछ ऐसा है, बस अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट रहो। और थर्ड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो आपका हो जाएगा, बी कॉन्फिडेंट एट द इंटरव्यू टाइम। तो बस हाँ ऐसा। अनुज, जैसे तुमने ना इंग्लिश वाले पॉइंट पे फोकस किया, मुझे याद है कि हम लोग तो मतलब काफी टाइम से दोस्त थे, तो हम हाँ लोग की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट नहीं थी। मेरी तो इतनी भी फ्लुएंट नहीं। नहीं है, लेकिन तुम्हारी हाँ कितनी थी? और तुम्हें क्या लगता है कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट थी? नहीं, इंग्लिश बैरियर नहीं है, मैं कहूंगा मेरी भी बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं थी, मेरी भी ठीक ठाक थी कि मुझे था कि हो जाएगा इंटरव्यू, मैं क्रॉस कर लूंगा। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन एविएशन ओवर अ ईयर, यू विल enhance your vocabulary, you added a new sentences in your brain। मतलब ऐसा कुछ होगा तुम्हारे साथ कि मतलब तुम एक साल के अंदर बहुत कुछ सीख जाओगे। तो एट स्टार्ट ही मत सोचो कि तुम्हारी कितनी फ्लुएंसी है या तुम्हें कितना आता है। जैसे जैसे तुम काम करते जाओगे, एक बार सिलेक्शन होने के बाद तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुम उसमें इनबिल्ड हो जाओगे, मतलब काफी कुछ ऐसा हो जाएगा होगा, तुम यहाँ पे आके सीख जाओगे। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब इतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आना चाहिए। बेसिक आता है तो उसके बाद भी आपका हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि फिर और वहाँ पे मैं आपकी ट्रेनिंग होगी। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जैसे ना मैंने भी एक बार केविन क्रू के लिए मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था। तो किसी को पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता है, शायद पता नहीं मैंने तुम्हें बताया कि नहीं। शायद मैंने बताया एक बार, हाँ मेरे को, हाँ, जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा जो नेबर है बीनू, वो जा रहा था, तो उसने बोला था ऋषभ तुम भी चलो। और क्योंकि मुंबई का निखिल को फॉलो करता था, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, केविन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा। मैं इंटरव्यू देने गया, और मैं फॉर्मल बहुत कम पहनता था, हमेशा कैजुअल नहीं रहते, तो फॉर्मल पहनने की तो जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ शायद वहाँ इंटरव्यू में जाने के लिए फॉर्मल पहनने पड़ते हैं। हाँ, फॉर्मल पहनना पड़ता है, बीएड को ट्रिम करना पड़ता है। बेसिक रिक्वायरमेंट इंटरव्यू की, तुम्हें बीएड पूरी ट्रिम करनी पड़ेगी, तुम्हें फॉर्मल्स पहनने पड़ेंगे, और तुम्हारे हेयर नीट एंड क्लीन होने चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए। मतलब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो एकदम मीट करनी चाहिए उनके। बीएड वगैरह रख के कभी भी केबिन क्रू का इंटरव्यू देने मत जाना, वो सेलेक्ट नहीं करते हैं। मतलब सेलेक्ट क्या, भी इग्नोर करते हैं, बीएड वो अलाउ नहीं करते अच्छा, और हाइजीनिक पर्पस के लिए। हाँ, मेरे से क्या गलती हुई थी कि मैं तो पहली बात तो मैं ये जानता था कि मैं सिर्फ ट्राई करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेन बीनू का है। तो मैंने बियर्ड भी बहुत लाइट में रखी थी, मैंने बियर्ड, लेकिन हल्की लाइट कर दी थी, और मेरे पास फॉर्मल शूज नहीं थे, तो मैंने ऊपर से तो शर्ट का पैंट पहना था, लेकिन नीचे कैजुअल शूज पहने थे ब्लैक कलर के। तो और मेरे इंटरव्यू में एक चीज क्या हुई थी ना, वो मेरे इंटरव्यू में जो एक चीज थी वो ये थी कि वहां पर एक लड़की बैठी थी, जो शायद उनके किसी के कांटेक्ट की होगी, मतलब वो ग्रुप एक वो जीडी वाला राउंड। अच्छा, जीडी राउंड। हाँ, तो जीडी राउंड में क्या हुआ कि मेरे सबसे वो एक एक करके कुछ सवाल पूछ रहे थे या कुछ, लेकिन उस लड़की को 5 राउंड दिया, और उसको बाद में सिलेक्ट भी कर लिया, 5 चांसेस दिए, और लोग कह रहे थे कि ये नोन है ना, इनका इसका रेफरेंस बहुत हाई है। तो ये कितना होता है केविन क्रू के इंटरव्यू? रेफरेंस मैं कहूंगा कुछ भी नहीं चलता है। हाँ, अगर तुम एचआर को जानते हो या तुम्हारे कंपनी में नोन वंस है, तो हो सकता है वो तुम्हें रिफर करे वन स्टेज टू अनदर स्टेज, लेकिन एट द एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी टॉक, तुम्हारा आंसर ही तुमको आगे लेके जाता है। क्योंकि जो एचआर होते हैं वो जनरली आउट ऑफ द कंपनी होते हैं। जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था या जिसने मेरे को चेक किया था, वो मलेशिया से लोग आए थे। वो मतलब इंडिया के सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहे थे मेरा इंटरव्यू, मेरा प्रोसेस, मेरा राउंड, एवरीथिंग इज टेकन बाय द अदर पीपल। तो उनका रेफरेंस चलता नहीं, मेरे अकॉर्डिंग टू नहीं चलता। इवन आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, अगर मैं भी रेफर करूं किसी को तो मेरा भी रेफरेंस लगेगा नहीं, वो कंसीडर कर लेंगे, ओके ठीक है मैं देख लूंगा। एट द एंड तुम्हारी क्वालिटी वहां पे जाके प्रेजेंट करेगी कि तुमको हायर करते हैं कि नहीं करते। एविएशन आएगा वन थिंग, वो तुमसे कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे, जो बेस्ट एडवांटेज है। 1 रुपया भी तुमसे चार्ज नहीं होगा फ्रॉम डे 1 टू डे एंड। कुछ कंपनियां हैं जो तुम्हारी ट्रेनिंग फीस लेती हैं, अगर ट्रेनिंग फी लेंगी तो बॉन्ड नहीं साइन कराएंगे, अगर बॉन्ड साइन करवाएंगे तो ट्रेनिंग फी नहीं लेंगी। तो ऐसा है, लेकिन यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, कोई सोर्स नहीं लगता है, जो कुछ है तुम्हारा पूरा, क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर ओरिएंटेशन है। एट दी एंड बंदा हमारा फ्लाइट पे जाके मेरे को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें वो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक बंदा उनकी ब्रांड और फ्लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिस्क नहीं लेंगे किसी के। नहीं, क्योंकि एट द एंड उनको पता है कि कोई ये आउटडोर जॉब नहीं है, एंड नहीं है, वो सिर्फ मेन टू मेन कॉन्वर्सेशन है। जो करेगा पैसेंजर से मेरे को ही रिप्रेजेंट करेगा, मेरी गुडविल बनाएगा, तो फिर उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं।
अच्छा अनुज, ये बताना कि अभी जैसे तुमने तो तुम एक एम्प्लॉय हो, तो कितने राउंड्स दिए थे तुमने इंटरव्यू में? कैसा इंटरव्यू था, पहला, दूसरा, तीसरा? मेरे कुछ हुए थे 7 to 8 राउंड हुए थे। अच्छा। बहुत इंटरव्यू, बहुत लंबा इंटरव्यू चला था। टाइम था कुछ 9 AM का। मैं टाइम पे पहुंचा था, लेकिन जब मैं टाइम पे पहुंचा वहां पे तो ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट रिपोर्ट कर चुके थे। और हाँ। मेरा सेकंड इंटरव्यू तो मुझे इतना आइडिया था नहीं। आई रीच ऑन अ टाइम की 9 का टाइम है, मैं 9 पे जाता, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ काफी सारे कैंडिडेट थे। तो फिर जब मैं वहां पे गया, लगभग 2500 कैंडिडेट होगा, ओ। 2500 हाँ। अप्रोक्स। वहां पे मैं गया, और इंटरव्यू का मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, मतलब जो लोग भी इसको वीडियो देखेंगे, कि वहां पर जब आदमी घर से कॉन्फिडेंट होता है, जब वहां पे जाता है, देखता है कुछ लोग तुम्हें तुमसे बहुत खूबसूरत दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, हाँ। तो हो सकता है कि तुम्हारा स्कीम थोड़ा सा लो हो जाए, लेकिन वहां पे खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, क्योंकि एट द एंड तुमको पता है कि तुम्हें जाके इंटरव्यू देना है। और मेरे इंटरव्यू में ऐसा हुआ था, मुझे लगा था कि मतलब एक बार के लिए थॉट आता है मन में कि हाय वो इतना अच्छा हो सकता है उसका हो जाए, मेरा ना हो। और ये बहुत मतलब बेसिक थॉट है, वो हो सकता है। बिल्कुल। तो उस समय लो फील नहीं करना है, अपने आप को देखता है, अपने पे फोकस करना है। अब मतलब अपने पे फोकस करके अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके आगे तक जाना है, आपका हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट राउंड, इन्होंने पहले मेरे बेसिक डॉक्यूमेंट चेक किए, कि इंटरमीडिएट की मार्कशीट, मेरा पासपोर्ट चेक किया मेरी। फिर सेकंड राउंड में इन्होंने मेरा हाइट चेक किया, मेरा वेट चेक किया। हाइट, हाँ, हाइट और वेट, बीएमआई में अच्छा। आपका वेट होना बहुत हाँ, जरूरी एक है। सेकेंड में, फर्स्ट राउंड में जो परसेंटेज मैटर करते हैं, कोई मिनिमम परसेंटेज? नहीं, परसेंटेज कोई मैटर नहीं करते। उनका है कि इंटरमीडिएट आपका क्रॉस होना चाहिए, पास होना चाहिए विद द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ऐसा तो नहीं कोई इंडिगन बोर्ड से आपने पास किया हो जिसका कोई मतलब फ्रेम ही नहीं है, तो वो ठीक बस है। चेक करने के लिए वो चेक करते हैं। विस्तारा में मिनिमम 60% मांगता है। एरेशिया में हाँ। रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको पास होना जरूरी है, कि आप चलो, पास हो बस। कोई बात नहीं, हम नाम आ गया तो अच्छी बात है। हम तारीफ ही कर रहे हैं, हम तो तारीफ कर रहे हैं। हाँ। हाँ सेकेंड सर, राउंड में सेकेंड राउंड में क्या हुआ था फिर? सेकेंड राउंड फिर उन्होंने मेरा वेट चेक किया, मेरी हाइट चेक की अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट, कि बीएमआई में मेरा वेट एंड हाइट है कि नहीं। और बीएमआई में होना कंपनी अलाउ करती है 24-25, लेकिन अगर आप 20-23 रखते हो तो आपका वेट, मतलब वेट और हाइट इनके लिए मैटर करती है, कि आप वेट और हाइट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, कि आपका वेट बीएमआई में होना ही चाहिए। क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म्स भी कुछ ऐसी होती है कि अगर आप वेट ओवर वेट हो गए तो आपको आएगी नहीं। तो थर्ड राउंड, फिर उन्होंने थर्ड राउंड आप एक पर्सनैलिटी चेक राउंड होता है, जिसमें ये आपके हैंड चेक करते हैं। मेरे पूरे हाथ इन्होंने देखे थे कि टैटू वगैरह तो नहीं है आपकी स्किन पे। फिर एक रैंप वॉक भी करवाई थी मेरी, वॉक देखने के लिए कि प्रॉपर है कि नहीं है। फिर एक टर्न अराउंड करवाया था कि घूम के दिखाओ। फिर उन्होंने बोला, दे आस्क्ड वेरी फ्यू क्वेश्चन कि व्हाट्स योर नेम, वेयर यू फ्रॉम। तो मतलब दे चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो एट अ टाइम, कि कॉन्फिडेंट हो, स्टम्बन तो नहीं कर रहे हो, फंबन तो नहीं हो रहा है। और फिर उन्होंने मेरी स्माइल भी चेक की थी कि गिव मी अ बेसिक स्माइल। तो फिर इतना चेक करने के बाद फिर उन्होंने मुझे फोर्थ राउंड पे भेजा था। फिर फोर्थ राउंड मेरा हुआ था एक इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट का। 4 सेक्शंस में पेपर डिवाइड था वो, कि फर्स्ट में आपको रीडिंग है, फिर नंबर वर्ड है, फिर सेंटेंस अरेंजमेंट है, ऐसे करके। फिर कंजेस्शंस हैं, कि कहाँ पे एज आएगा, ए आएगा, एन आएगा। सिंपल टेस्ट था, लेकिन वो मनीष, बस प्रॉब्लम उस टेस्ट का ये था कि वो सारा एसेंट मनीषियन का था, और हम सारे इंडियन थे। तो उस एसेंट को पकड़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, कि मतलब वो है। और मैं बता दूं, यूएस और इधर जो भी ब्रिटिश एसेंट है, वो मलेशियन एसेंट बहुत अलग होता है इंग्लिश का। अगर कभी आप मलेशियन मूवी देखो तो पता चलेगा कि उनका एसेंट बहुत डिफर करता है। तो उसको कैच करके वो फोर्थ राउंड था। तो फोर्थ राउंड मैंने क्रॉस किया। फिर फिफ्थ राउंड इन्होंने एक डांस एक्टिविटी करवाई, ग्रुप परफॉर्मेंस देखना चाह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। फिर वो किया। फिर उन्होंने मेरा वेट एंड बीएमआई फिर अगेन लिया चेक करने के लिए कि यहाँ तक कैंडिडेट आ चुका है, कि ऐसा ना हो कि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो। फिर दोबारा चेक किया। फिर एक मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे रिगार्डिंग द कंपनी एंड व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। दीस आर सिंपल क्वेश्चंस। ऐसे करके वो पूछते हैं कि व्हाई यू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाट आर गुड क्वालिटीज, व्हाट आर बैड क्वालिटीज, एंड व्हाई यू वांट टू वर्क इन अ कंपनी। तो आपको इंटरव्यू पे जाने से पहले थोड़ा बहुत कंपनी का बेसिक क्या इंफॉर्मेशन है, क्या लेआउट है, कब इन्फॉर्म हुई, कब इनकॉर्पोरेटेड हुई, कहाँ की है, कहाँ की नहीं है, क्या फ्लीट साइज है, ये सब थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद उन्होंने फिर लास्ट में मेरे को, जब मेरा हो गया कि आप यू आर सिलेक्टेड, तो फिर उन्होंने कुछ मेरे से बॉन्ड वगैरह साइन करवाया कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज को लेके। आफ्टर दैट फिर मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, मेडिकल मेरे सारे क्लियर हुए, और फिर उसके बाद मुझे ऑफर लेटर आ गया।
तो ये इंटरव्यू 9 से 9 चला था, लगभग 10-12 घंटे लग गए थे, बीच में ब्रेक भी था, 1-2 घंटे का लंच ब्रेक भी था। तो ऐसे डिफर का ये इसका है, एयर एशिया का है, कुछ एयरलाइंस में डिफर करता है कि जीडी राउंड होता है, कहीं पे पजल्स भी सॉल्व करवाते हैं, मैथमेटिक्स भी चेक करते हैं, स्ट्रैटेजिक भी चेक करते हैं। तो पूरा एक ही दिन में ही सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल बंदा सिलेक्ट हो जाता है? ये डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी होती है आपको फर्स्ट राउंड एक दिन देगी, सेकंड राउंड के लिए आपको बेस पे बुलाएगी, थर्ड राउंड आपका बाद में होगा। और कुछ कंपनी का होता है कि वो पूरा एक दिन लगाते हैं और एट द एंड आपको बता देते हैं कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हें कितने दिन में बता दिया था? तुम्हें कितने दिन में? मेरा सेम डे बता दिया था, मैं सुबह गया था, मुझे शाम को पता लग गया था कि मेरा हो गया है सिलेक्शन। अगर आपके मेडिकल्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको हम ऑफर लेटर भेज देंगे, अगर कोई इशू नहीं आता आपके मेडिकल्स में। तो मेरा नेक्स्ट डे मेरा मेडिकल हुआ सारा, फिर आगे प्रोसेस हुआ, मैंने कंपनीज को फाइल वगैरह सेंड की, कंसल्टेशन वगैरह किया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेज दिया था 5 to 7 डेज में। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो कि एक फ्रेशर जब एयर एशिया जैसी या विस्तारा जैसी कंपनी में स्टार्ट करता है अपना करियर, तो कितने से कितने रेंज की एक अप्रॉक्स सैलरी उसकी होती है? अप्रॉक्स रेंज, एक रेंज बता दें। एक रेंज में बता देता, बिफोर कोविड यू वर्किंग इन एज अ कैबिन क्रू इन एनी डोमेस्टिक एयरलाइन, आपकी सैलरी 50 मतलब यू विल अर्न इन अ मंथ 50,000 to 60,000 इन बिटवीन। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, इतना आपको आ जाएगा। लेकिन ये हमारी सैलरी डिपेंड करती है आर्ट्स पे। अगर यू वर्क फॉर मोर आर्ट्स, आपने ज़्यादा नंबर ऑफ आर्ट्स किया, आप में थोड़ा ज़्यादा है काम करने का टाइम, तो आप इसको 60 to 70 भी स्ट्रेच करके ले जा सकते हो। तो और एक लोग लेके जाते भी हैं कि वो 60-70 तक कर लेते हैं। ये बिफोर कोविड का मैं बता रहा हूँ, कोविड में अभी सब कुछ चेंज हुआ है। हाँ, कोविड के बाद क्या है? हाँ, कोविड के बाद कुछ कमीशंस में कट है, क्योंकि हम कोई सेल्स कर नहीं रहे हैं, तो हमारी सेल्स की कमीशन आती नहीं है। हमें पहले बोनस आता था, वो बोनस हमें अभी नहीं आ रहा है, तो कुछ पे कट हुआ है। लेकिन अगर होपफुली ये रिवाइज होगा वंस द कोविड इज गॉन बैक टू डेज। हाँ, और इस कट में तो मतलब कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रेवेन्यू खुद नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कंपनी के पास पैसेंजर्स नहीं होंगे, वो नहीं फ्लाई करेंगे तो वो कहाँ से पे करेंगे। फिर भी वो हमें बेसिक सैलरी दे रहे हैं, मिनिमम 50 आवर्स का प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको इतना मिलेगा, जितना हम कर भी नहीं रहे काम। 50 आवर्स भी हम इन अ मंथ नहीं कर रहे हैं। ओके। और मुझे एक बार ना एक ये बता दो कि एयरलाइन इंडस्ट्री एज अ कैबिन क्रू 3 सबसे मतलब प्रो फायदे बता दो, बेनिफिट्स बता दो, और 3 निगेटिव पॉइंट बता दो इस एक कैबिन क्रू होने के। सबसे पहले 3 पॉजिटिव बता दो। अच्छी बात है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको ट्रैवल फ्री रहता है, आपका ट्रैवल मतलब बहुत बेसिक अमाउंट में आप ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ आप जो डेस्टिनेशन आपका एयरलाइन कवर करता है। सेकंड, अभी कभी आप अपने जॉब से बोर नहीं होते हो। एवरी डे यू गेट अ न्यू सेट ऑफ क्रू ईच डे, मतलब इट्स लाइक अ न्यू डे। आप हर टाइम अपने न्यू पैसेंजर से डील कर रहे होते, तो कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। लर्निंग स्किल्स आपकी हमेशा कंटिन्यूस चलती रहती है। और थर्ड बेनिफिट ये, कंपनी के पर्क्स बहुत होते हैं। तुम्हारे लिए गाड़ी आएगी, तुमको लेके जाएगी, तुमको छोड़ के जाएगी। कुछ एडवांटेजेस होते हैं कंपनी के कि दे ऑलवेज आर बैक ऑन यू, मतलब तुमको सपोर्ट करते रहेंगे, कुछ भी कहीं भी आएगा तुम्हारे लिए हेल्प के लिए खड़े रहेंगे। यू इंटरेक्टेड विद सो मेनी रीजन, नेशनैलिटी, पीपल, तो मतलब चलता रहता है। और फिर कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो तुम्हें सिर्फ कैबिन क्रू में सिखाई जाती हैं। मतलब एक ऐसा मल्टीटास्किंग जॉब है जो कैबिन क्रू ही कर सकता है, कि मतलब तुम एक टाइम में सर्वर भी होते हो, तुम सर्वाइवर भी होते हो, तुम फर्स्ट एडर भी होते हो। तुम्हारे ऊपर कौन सी इमरजेंसी किस टाइम आ जाए तुम्हें खुद नहीं पता रहता है। तो ये कुछ फायदे हैं एज अ कैबिन क्रू वर्क करने के, और ये लाइफ टाइम तक काम आता है। नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताने से पहले ये वाला पॉइंट भी बता दो कि तुम एक इंटरनेशनल फ्लाइट में हो या डोमेस्टिक? नहीं, मैं डोमेस्टिक फ्लाइट में हूँ। डोमेस्टिक इंटरनेशनल हम स्टार्ट करने जा रहे थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ऑफ कोविड अभी हुआ नहीं है। तो फिर अभी तक मतलब इंडिया के बाहर तुमने किसी भी उसमें नहीं ट्रेवल किया? नहीं, इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट अभी तक मैंने नहीं की है। और ये जो सैलरी स्ट्रक्चर का मैं बता रहा हूँ, अगर आप इंटरनेशनल में आपका हो जाता है तो आपकी सैलरी रेंज करती है 2 लाख to 3 लाख इन बिटवीन इन अ मंथ। तो इंटरनेशनली अच्छा होता है काम यार। ये तो और अब हम नेगेटिव पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि यार सबसे मतलब नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है? नेगेटिव टाइम ये है कि अगर इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम 6 AM to 5 PM वाला, कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में काम करना है, लिमिटेड वर्किंग चाहिए, आपके टाइम रोटेशन नहीं। इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज, आपका टाइम रोटेट होता रहता है। यू आर नॉट इन अ शेड्यूल। आपको कभी रात में जाना पड़ता है, कभी सुबह जाना पड़ता है, कभी शाम को जाना पड़ता है, कभी आप शाम को जाते हो नेक्स्ट डे आते हो, कभी नेक्स्ट डे जाते हो अगले दिन आते हो।
आपके लेओवर्स के पैटर्न होते हैं, कभी कभी आप घर से निकलते हो 2-2 3-3 दिन तक आपको बाहर रहना पड़ता है, फिर आप लेओवर्स करके बाहर आते हो, तो वो शेड्यूल आपका मेंटेन नहीं रहता। एट द सेम टाइम ये मुझे एडवांटेज लगता है कि मेरे को टाइम रोटेशनल इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता, मैं कर सकता हूँ, रात में भी कर सकता हूँ, दिन में भी कर सकता हूँ, शाम को भी कर सकता हूँ। तो उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज है जिनको टाइम रोटेशन नहीं पसंद है, जिनको एक अपना फिक्स टाइम चाहिए। और सेकेंड डिसएडवांटेज मैं इसमें कहूँगा, एक तो आपका ये हो गया कि आपका टाइम रोटेशन, मतलब आपका बॉडी स्ट्रक्चर, जब आप फ्लाइट कर रहे होते हो, जब आप फ्लाइंग करते हो तो आपके कुछ सेंस ऑफ बॉडी पे डैमेज भी होता है, आपका मतलब ब्रेन सेंस आपके वो होते हैं, डेड होते जाते हैं, और आपकी हर टाइम ईच टेक ऑफ और ईच लैंडिंग में बॉडी प्रेशराइज्ड होती है। अगर आप टेक केयर नहीं करोगे तो एक धीरे धीरे टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में डाउनफॉल दिखना शुरू हो जाएगा। कि आपकी बोन्स कमजोर होंगी, आपके ब्रेन के डेड सेल्स होंगे कम होते जाएंगे, मेमोरी लूज होगी। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फ्लाइंग के। अगर आप ओवर द 5 या 6 ईयर कंटिन्यूअस फ्लाइंग कर रहे हो और अपनी टेक केयर अगर आपने इन बिटवीन नहीं की तो आपकी मेमोरी वीक होगी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में आप वेट गेन करना शुरू कर दोगे। और ये तीसरा डिसएडवांटेज क्या है? ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको अपनी फैमिली टाइम या पर्सनल लाइफ के लिए आपको फैमिली टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी फेस्टिव्स होते हैं, इवन फेस्टिव्स हमारे ब्लॉक डेज होते हैं। अगर हमने एयर लगाया है, जो भी लीव्स लगाई हैं बहुत पहले, तो आपको मतलब मिलेगा, वरना हमारे होली हुआ, दिवाली हुआ, क्रिसमस हुआ, दशहरा जो भी हुआ, वो सारे हमारे ब्लॉक डेज होंगे। इन डेज पे आपको लीव मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप फेस्टिव्स पे फ्लाइंग कर रहे होते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप एंजॉय भी कर रहे होते हो। आप घर से दूर होते हो लेकिन आप बना रहे होते हो कहीं ना कहीं इन एयर ही अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हो। जैसे दिवाली मैंने फ्लाइट पे किया था, होली मैंने फ्लाइट पे किया था। तो 2 साल हो गया मैंने दिवाली इस बार मैं घर गया था, लेकिन हाँ मोर देन 2 years मैंने होली दिवाली घर पे नहीं मनाई। ठीक है, तो ये है डिसएडवांटेज। अब अनुज, मुझे ना दो शायद मिसकंसेप्शन या दो लोगों के ना बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री को लेके। पहला डाउट तो मुझे पूछना है, जिससे लोग शायद इंडस्ट्री नहीं सोचते कि सही सेफर ऑप्शन नहीं है। एक ये पहला डाउट ये कि लोगों को लगता है कि केबिन क्रू की लाइफ, वो जो सर्विस लाइफ होती है बहुत कम होती है। आप उसके बाद कुछ साल ही कर सकते हो, उसके बाद आपको ग्राउंड स्टाफ पे शायद जाना पड़ता है। ये चीज है। हाँ, नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन ही है, क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट साइन होता है वो 60 years तक के लिए होता है। यू वर्क एज अ 60 years एज अ कैबिन क्रू, और इवन इंटरनेशनली लोग फ्लाई भी करते हैं। लेकिन ओवर ईयर्स हमारे वहाँ का, इंडिया का जो पैटर्न है कि कुछ लोग छोड़ देते हैं जॉब, वो ग्राउंड पे आ जाते हैं, वो CLs बन जाते हैं, क्रू लीड बन जाते हैं, या इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं सेम कंपनी में। उनको वो ज्यादा बेनिफिशियल लगता है rather than फ्लाइंग। कुछ लोग फ्लाई भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोर देन 55 years, मोर देन 45 years they are still flying। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब सेफ नहीं रहती है, लेकिन बस रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उस टाइम तक अपने आप को मेंटेन करके रखना होता है, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। मतलब आपकी फिटनेस अप टू दिमाग होनी चाहिए, नॉट बाय द फेस, लेकिन आपके इंटरनल बॉडी एकदम अप टू दिमाग, आपके आई साइट में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका रीडिंग स्किल, मतलब ईच एंड एवरी स्किल, और आपका बॉडी एकदम परफेक्ट हो। तो उस चीज को मेंटेन करते रहना 60 years तक, 50 years तक, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। अदरवाइज आप जॉब तो 60 years तक कर सकते हो। और रिगार्डिंग दी सेफ्टी मैं कहूँगा, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे सेफ एंड सिक्योर जॉब है गर्ल्स के लिए, क्योंकि अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड भेजा जाता है। जब तक आप घर के अंदर नहीं जाते तब तक सिक्योरिटी गार्ड वो आता भी नहीं है। अगर आपका रात का टाइमिंग है तो आपको एक सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपके साथ जाएगा, आपको लेके आएगा। मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था, गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर ही। हाँ, गर्ल्स की सेफ्टी, और इवन हमारे मतलब हर एक कॉर्पोरेट कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डील करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट या किसी काइंड का हैरेसमेंट के लिए। हाँ। और ये कंपनी, ये एसोसिएशन बहुत एक्टिव होती है ना कंपनी। इफ यू कंपनी ना वन लॉज वन कंपनी इन अ कंपनी और टेल योर सीनियर्स, वो इमीडिएट एक्शन लेते विदाउट एनी डिले। पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, वो मतलब पूरा का पूरा तुम्हारे स्क्रूटनाइज करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और तुरंत का तुरंत एक्शन होगा। ऐसा नहीं कुछ डिले करेंगे उस चीज को लेके। और जो भी एंड रिजल्ट होगा, कुछ मैंने ऐसा भी देखा कि कंपनी में कैप्टन्स भी टर्मिनेट हुए हैं। ओके, तो सेफ्टी के लिए मैं कहूँगा जॉब बहुत सेफ है। आप मतलब मिसकॉन्सेप्शन हैं ग्राउंड पे कि सेफ नहीं है, क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा, लेकिन ये जॉब बहुत सेफ है। आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड लगा रहता है, ऊपर कैबिन क्रूज होते हैं, कैप्टन्स होते हैं जो आपकी पूरी सेफ्टी को देखते हैं।
होटल हमेशा हमें 5 स्टार दिए जाते हैं, वहाँ भी आप सेफ एंड सिक्योर रहते हो कि जहाँ भी आपको होटल मिलेगा, जिस भी रीजन में मिलेगा, जिधर भी जाओगे बेस्ट क्वालिटी बेस्ट टॉप नॉच होटल देंगे कि वहाँ पे आपको कोई ऐसा इशू ना आए कि कहीं से भी आपको मतलब कुछ भी ऊपर नीचे कुछ हो रहा हो थोड़ा बहुत भी। यार अब तो मतलब मैं तुमको सुन के ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार वापस से इंटरव्यू दे देना चाहिए। ठीक है, दे तो दो। अनुज यार थैंक यू सो मच भाई, तुमने टाइम दिया मेरे को, है ना। ये अभी तो हमने बहुत शॉर्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, और हाँ। अगर आप इस इंटरव्यू को देखने के बाद कमेंट में कोई सवाल आते हैं, लोग और सवाल करते हैं, लोगों का और इंटरेस्ट जागता है, तो हम वापस से कनेक्ट होंगे, है ना, और उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तब तक के लिए मतलब ये भी दुआ करते हैं कि भाई कोविड वाली चीजें थोड़ी खत्म हो जाए, हाँ चली जाए, है ना, तो तुम्हारा थोड़ा सा और करंट एक्सपीरियंस हम अच्छे से जान पाएंगे कि आफ्टर कोविड क्या क्या चीजें हैं। ओके भाई जरूर। ठीक है अनुज, एक बार यार अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता देना अगर किसी को फॉलो करना हो या तुमसे कनेक्ट अच्छा, करना हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यू कैन ऑल्सो सर्च विद माई नेम anuj_singh 05 और सर्च विद फ्लाई विद अनुज सिंपल, मैं दिख जाऊंगा। मेरा पेज प्राइवेट है, ये पब्लिक है सॉरी, तो दिख जाएगा ये हाँ ये पेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अनुज को जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, और उसे एक मैसेज कर देना कि उसने जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में बताई आपको अच्छी लगी। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो अगर आपने एंड तक देखा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए तकलिया।